हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है परविंदर सिंह। पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेस वीकली इस प्रथम श्रृंखला के 8वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ परविंदर सिंह और आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 20 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो हमारे आईआर, पॉलिटिकल थियरी और करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। दोस्तों, ये हमारी जीमेल आईडी है, ये हमारा फ़ोन नंबर और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इनके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। वो प्रोटेक्टेड जरूर है, लेकिन आप जब हमारे व्हाट्सएप लिंक पे आएंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसका पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप हमें फीडबैक देते रहिएगा ताकि हमें पता लगे कि हमारी किस तरीके की कमियां हैं और इन कमियों को मैं किस तरीके से सुधार सकता हूं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला हमारे क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ब्रेक्जिट हुआ है। तो ब्रेक्जिट से संबंधित क्वेश्चन है कि ब्रेक्जिट के सचिव हैं स्टीफन बर्कले और इन्होंने हाल ही में यूरोपियन यूनियन विड्रॉल एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। यह एक्ट किसको निरस्त कर देगा? यह एक्ट यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट 1972 को निरस्त कर देगा। ब्रिटेन 31 अक्टूबर को ईयू से बाहर जब निकल जाएगा, 31 अक्टूबर को, तभी यह कानून निरस्त हो जाएगा और यूरोपियन यूनियन विड्रॉल एक्ट जो है इसके ऊपर ब्रेक्सिट के सचिव हैं स्टीफन बर्कले, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं 31 अक्टूबर को ब्रिटेन ईयू से बाहर हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि 5 उप मुख्यमंत्री बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है वैसे तो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, और क्वेश्चन बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ फैक्ट्स भी होंगे। फैक्ट्स ये है दोस्तों, अभी आंध्र प्रदेश के अंदर चुनाव हुए और इन चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री के साथ साथ 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो पहला राज्य है, इतने उप मुख्यमंत्री बनाने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। विजय विश्व तिरंगा झंडा गीत के रचयिता हैं। दोस्तों, विजय विश्व तिरंगा झंडा हमारा जो गीत है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद। और राम सिंह ठाकुरी जो है कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जो ये गीत है इसके लेखक हैं राम सिंह ठाकुरी, ये आपको याद रखें। भारत ने किस देश में चाबहार पतन का निर्माण किया है? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पल्स की जो नीति है जो चाइना अपना रहा है, आपको पता ही है, मैंने पीछे क्वेश्चंस के अंदर ये डाला भी था कि पल्स की नीति चाइना के द्वारा, उसी में भारत एक नीति के तहत चाबहार पतन का निर्माण कर रहा है ईरान के अंदर। और ईरान के अंदर चाबहार पतन का निर्माण काफी बार पूछा गया है, कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत से संबंधित एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? भारत के साथ किस देश की सबसे बड़ी सीमा लगती है? बांग्लादेश की सीमा 4156 किलोमीटर की सीमा लगती है। चाइना सेकंड पोजीशन पे है और इसके साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत से मिलती है। और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा रेखा 106 किलोमीटर की जो रेखा है, सीमा रेखा है, वो शेयर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स स्वतंत्रता के अभाव को संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन ये है, मार्क्स स्वतंत्रता का जो अभाव है उसको किस चीज की संज्ञा देते हैं? वो देते हैं अलगाव की। अब बात यह है कि ये अलगाव क्या है, अलगाव से क्या मतलब है मार्क्स का? तो कहते हैं व्यक्ति द्वारा खुद को अपनी इच्छाओं से न जोड़ पाने के कारण और इन इच्छाओं के व्यक्ति के आत्म से टकराव की स्थिति ही अलगाव की संज्ञा है। यानी कि
जब व्यक्ति अपनी आत्मा से कट जाता है, यानी कि उसकी आत्मा ये कहती है कि आपको कुछ और काम करना है, लेकिन व्यक्ति कुछ पैसे के लिए कुछ और काम करता है, तो मार्क्स जैसे कहते हैं कि उत्पादन के साधनों के ऊपर जो कब्जा हो गया है हैव्स का, उससे हैव्स नोट की जो आत्मीयता है उससे उनका टकराव है वो हो गया है, और इसलिए जो है व्यक्ति खुद से अलग हो गया है। इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता के अभाव को अलगाव की संज्ञा दी है और कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जब व्यक्ति खुद अपनी आत्म ज्ञान के संबंध को जानता हो या आत्मज्ञान के साथ अपना काम करता हो। एक इसमें आया है मुक्ति। मुक्ति का मतलब मार्क्स से ये है कि आत्मज्ञान के साथ जिंदगी जीना, यानी कि अपना जो आत्मा का जो ज्ञान है उसके साथ जिंदगी जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो इसलिए ये अभाव को संज्ञा किसकी देते हैं? अलगाव की। और सच्ची स्वतंत्रता किसमें है? मुक्ति में है। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के 3 पहलुओं की विवेचना की है, इनमें से वह नहीं है। तो जे.एस. मिल ने जो स्वतंत्रता के 3 पहलू हैं उनकी बात की है, लेकिन बंधनों का जो अभाव है उसकी विवेचना नहीं की है। और यह बंधनों का अभाव यह होब्सवादी विचारधारा है या अवधारणा है। तो बंधनों का अभाव होब्स से संबंधित है, बाकी सारी जो है जे.एस. मिल की स्वतंत्रता के पहलुओं से संबंधित है। इजिया बर्लिन स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इन्होंने कौन सी पुस्तक में इनको बांटा है? तो वो इनकी बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958। इस पुस्तक में बर्लिन ने नेगेटिव फ्रीडम को हस्तक्षेप के रूप में देखा। इन्होंने कहा कि जो हस्तक्षेप है, और यह हस्तक्षेप किसका है? राज्य का। जब राज्य हस्तक्षेप करता है तो वह नकारात्मक स्वतंत्रता है, और जब नहीं करता है और व्यक्ति को स्वविवेक के थ्रू काम करने का अवसर मिलता है तो वह सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं हेग, बर्लिन और हर्बर्ट मार्क्यूजे, जो हैं इनकी बुक का नाम है वन डायमेंशनल मैन 1964 एंड एन एसे ऑन लिबरेशन 1969। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के तीनों जो हैं समर्थक हैं। एरिक फ्रॉम नकारात्मक स्वतंत्रता व सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर करते हैं, इनकी बुक बतानी है। तो इनकी बुक का नाम है द फियर ऑफ फ्रीडम 1941। बाकी सारी पुस्तकें जो हैं हेग की हैं। तो ये सारी की सारी पुस्तकें जो हैं फ्रेडरिक हेग की हैं, और हेग जो हैं वो नकारात्मक नेगेटिव फ्रीडम के समर्थक हैं। तो इस तरीके से हम बात कर सकते। और एक बात ये है, एरिक फ्रॉम जो है जर्मनी से थे, और इनकी फेमस कृति है द फियर ऑफ फ्रीडम 1941, और बाकी सारी किताबें जो पुस्तकें हैं वो फ्रेडरिक हेग की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर और टालकट पार्सन ने कौन से समाजों के मध्य विभिन्नता दिखाई है? इन्होंने परंपरागत समाज व पश्चिमी समाजों के मध्य जो है विभिन्नता दर्शाई है। C.E. ब्लैक ने अपनी कृति द डायनामिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1996 में आधुनिकीकरण के चरण बताए हैं। तो इन्होंने ये सभी चरण बताए हैं, और हमारा 5th ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और इनकी बुक का नाम है द डायनामिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1966। दोस्तों मैं आपको फिर से कहता हूं कि आप ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, एक क्वेश्चन के अंदर काफी आंसर छिपे हुए हैं। आपको ये सारे आंसर ढूंढने हैं कि किस तरीके से C.E. ब्लैक की मैंने अपनी कृति बताई कि इनकी ये कृति है, इन्होंने आधुनिकीकरण के ऊपर काम किया है और इन्होंने इनके चरण बताए हैं, और इसका सही आंसर। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल लाइट वे से नहीं पढ़ना है, आपको एक क्वेश्चन को बड़े डीपली जा करके पढ़ना है, और हर चीज को समझ करके जो है आंसर टिक करना है, और आंसर को भी याद रखना है। वोल्टर रोडने ने अपनी कृति हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका 1972, इन्होंने अफ्रीकी देशों का अध्ययन किया था। लेकिन जो वो अध्ययन किया था वो कौन सा अध्ययन किया था? तो इन्होंने राजनीतिक अध्ययन किया था।
वोल्टर रोडने ने राजनीतिक अध्ययन किया था और इनकी कृति का नाम है, इनकी बुक का नाम है हाउ यूरोप अंडरडेवलप्ड अफ्रीका 1972। और इस कृति के अंदर वोल्टर रोडने ने कहा है कि अफ्रीका में निम्न विकास पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, औपनिवेशिक शोषण का परिणाम है कि ये जो यूरोप है और जो अफ्रीकी देश हैं, जो यूरोपियन देशों ने अफ्रीका के ऊपर जो कब्जा किया है और इन्होंने पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक जो ताकतों के थ्रू इनका शोषण किया है, इसका परिणाम है निम्न विकास। और इनकी कृति है हाउ यूरोप अंडरडेवलप्ड अफ्रीका 1972। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती, तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन को बड़े डीपली जा करके समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से फ्रेम किए हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम दो या तीन क्वेश्चन जरूर बन जाए। विकासनाधीन सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत का सूत्रीकरण, ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो जो विकासनाधीन सिद्धांत है, इसका सूत्रीकरण इन सभी ने किया था। और गुन्नर फ्रैंक जो हैं, इनके मेन थिंकर हैं। वोल्टर रोडने, जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, और जोफ्रे के, ये भी विकासनाधीन सिद्धांत के सूत्रीकरण में इनके समर्थक हैं। तो विकासनाधीन सिद्धांत क्या है, ये हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन को मिलाएंगे। केंद्र और परिधि के बीच मेट्रोपोल और सैटेलाइट, ये आपके सामने नया क्वेश्चन है और इसको बड़े आराम से समझने की जरूरत है। केंद्र और परिधि के बीच मेट्रोपोल सैटेलाइट की पदावली देकर अंतर स्पष्ट किया। किन्होंने? केंद्र और परिधि, एक जो कोर के देश हैं, एक जो परिधि के देश हैं, इनके बीच जो मेट्रोपोल और सैटेलाइट की पदावली जो है दी थी, यानी कि इनको मेट्रोपोल और सैटेलाइट का नाम दिया गया था। आपको पता है कोर, सेमीफेरी, पेरीफेरी और पेरीफेरी, ये जो वोल्स्टीन बात करते हैं सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी और कोर की, तो इसी तरीके से एजी फ्रैंक यानी कि आंद्रे गुन्नर फ्रैंक बात करते हैं मेट्रोपोल और सैटेलाइट की। तो ये जो मेट्रोपोल है, इसको ये नाम देते हैं अति विकसित राष्ट्र, यानी कि जो राष्ट्र जिन्होंने अति विकसित हो गए हैं। और सैटेलाइट की पदावली का मतलब है कि विकसित देश, और इन दोनों के मध्य संबंध रहता है जो पूंजीवादी व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतिबंधित करता है। तो इस तरीके से मेट्रोपोल और सैटेलाइट की पदावली जो है वो आंद्रे गुन्नर फ्रैंक ने दी थी, और केंद्र और परिधि के बीच इन्होंने इस तरीके से संबंध क्रिएट किया था, बनाया था कि इसको आसानी से समझा जा सके। और इन्होंने कहा कि ये जो मेट्रोपॉलिटन जो कंट्रीज हैं, यानी कि अति विकसित कंट्री हैं, और जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं, ये विकसित और अति विकसित, इन दोनों के मध्य संबंध रहता है, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, जो पूंजीवादी व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतिबिंबित करता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आधुनिक राज्य शिल्प आधुनिक मानव शिल्प है, यह कथन किसका है? तो रिचर्ड एस्ले ने कहा था कि आधुनिक राज्य शिल्प आधुनिक मानव शिल्प है। आधुनिक राज्य को किसने बनाया है? मानव ने बनाया। जीनियोलॉजी संबंधित है, जीनियोलॉजी जो है इतिहास के अध्ययन से संबंधित है, और इसके थ्रू, जीनियोलॉजी के थ्रू इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यह एक उपागम की भांति जीनियोलॉजी इतिहास का अध्ययन करता है, तो यह एक उपागम के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। हमें सही मिलान करना है, कुछ थिंकर दिए हुए हैं और कुछ इनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो मैंने बताया था पहले भी, और काफी अच्छे से समझना इसको है कि विरचना जो सिद्धांत है वो जॉक डेरिडा ने दिया था। तो विरचना सिद्धांत जॉक डेरिडा ने 1970s के अंदर, मैंने उस दिन भी बताया था, ये जो ईयर हैं ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझने चाहिए, इसी से हम राजनीति को समझ सकते हैं। दृष्टांत परिवर्तन जो है थॉमस कुहन से रिलेटेड है। तो थॉमस कुहन का जो सिद्धांत है वो है दृष्टांत परिवर्तन, दृष्टांत परिवर्तन से संबंधित है।
थॉमस कुहन। और भाषा एक अत्याचार है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। भाषा एक अत्याचार है, ये दिया था मिशेल फूको ने। और महान व्याख्याओं का विरोध किया था ल्यूटॉर्ड ने। तो इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब आप भी कीजिए ताकि आप इनको भूले ना। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को लिखिए और लिखने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि दृष्टांत परिवर्तन के अंदर इन्होंने क्या कहा। हर सिद्धांत की मैं व्याख्या यहां कर नहीं सकता, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। मेरा फॉर्मेट इस तरीके का है वीडियो का कि मैं ज्यादा बड़ी वीडियो और ज्यादा इन सारे सिद्धांतों को समझा नहीं सकता, नहीं तो काफी टाइम मेरा लग जाएगा और ये वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। वास्तविक विश्व एक पाठ्य पुस्तक की भांति है, ये किसने कहा? वास्तविक विश्व एक पाठ्य पुस्तक की भांति है। वास्तविक विश्व का मतलब है वर्ल्ड इज आल्सो ए टेक्सचुअल। ये शब्द किसने कहे या ये किससे संबंधित है? तो ये है डेविड कैंपबेल से संबंधित। और डेविड कैंपबेल ने कहा था विश्व जो है, हमें जो वास्तविक विश्व दिख रहा है वो एक पाठ्य पुस्तक की भांति है। और इनकी बुक का नाम है नेशनल डीकंस्ट्रक्शन। इनकी बुक का नाम है नेशनल डीकंस्ट्रक्शन, जो डेरिडा की मैंने उस दिन बात की थी आपसे। इन्होंने विरचना सिद्धांत दिया है। फ्रांसीसी थिंकर हैं ये, और इन्होंने फ्रांसीसी उत्तर संरचनावादी विद्वान जिन्होंने सामाजिक जगत के निर्माण में मनमानेपन पर प्रकाश डाला। डेविड कैंपबेल से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेविड कैंपबेल की कृति है नेशनल डीकंस्ट्रक्शन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, में किस युद्ध में उत्तर संरचनावादी उपागम को अपनाकर राज्य, हिंसा, पहचान के बीच संबंधों को उजागर किया? तो इन्होंने बोस्निया संकट जो आया था, बोस्निया युद्ध जो हुआ था, उसके अंदर जो है इस कृति में, इस बुक के अंदर राज्य, हिंसा, पहचान के बीच संबंधों को उजागर किया। दोस्तों मैं फिर से आपको कहता हूं, आज का समय सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव है। मैं ये बात बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी थिंकर का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक बात और कहता हूं कि आपको पता होगा, ये अच्छी बात है, आप क्वेश्चन ठीक कर लोगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर होनी जरूरी है। और ऑब्जेक्टिविटी भी इस तरीके की कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से सोल्व कर लो। तो जहां सब्जेक्टिविटी की जरूरत है, तो आज का समय ऐसा है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी की भी जरूरत है। तो बिल्कुल आप सब्जेक्टिव बनिए, बहुत सी किताबें पढ़िए, लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी सोल्व कीजिए और अपने क्वेश्चंस खुद बनाइए। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, और जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसी के अंदर हमारा व्हाट्सएप लिंक भी है। आप जब व्हाट्सएप लिंक को ओपन करोगे तो एक ग्रुप में पहुंच जाओगे, और उस ग्रुप के अंदर इस पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है। और आप हमारे पीडीएफ, और अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप लिंक है, इसके थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। यही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। ये हमारा फोन नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे। जय भारत, जय हिंद। अच्छे विचार रखिए, अच्छा नागरिक बनिए और अच्छे पॉलिटिशियन बनिए। थैंक यू।